हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। आज हम लेके आ चुके हैं कक्षा 11 का चैप्टर 1 जो भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड। हमने इसके बारे में, विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बता करके पार्ट 1 बना रखा था और आज हम बात करेंगे पार्ट 2, जिसमें क्या हम सिलेबस को लेकर के चलेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। यानी सबसे अहम बात हम देखते हैं कि जैसे हमारा सब्जेक्ट है ये भौतिकी, तो सबसे पहले मन में एक प्रश्न उठता है कि ये भौतिकी है क्या, इसका उपयोग क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो आज हम पहले बात करेंगे भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है, यानी किसे कहते हैं भौतिकी, भौतिकी का मतलब क्या होता है। जैसे हम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, व्हाट इज भौतिकी, व्हाट इज फिजिक्स। भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। व्हाट इज फिजिक्स, जो भौतिकी है वो हमारा है क्या चीज़। तो जैसे हम जानते हैं कि जो ये भौतिकी है वह भी हमारा एक विज्ञान से जुड़ा हुआ अंग है, यानी ये विज्ञान ही है। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ प्राकृतिक चीज़ें, भौगोलिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी प्राकृतिक विज्ञान की एक सबसे बड़ी ये शाखा है, जो हमारा प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है, उसकी सबसे बड़ी शाखा जो हमारा भौतिकी यानी फिजिक्स है। तो हम लिखते हैं कि जो ये भौतिकी है, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की मुख्य शाखा है। जो ये भौतिकी है हमारा, ये प्राकृतिक विज्ञान की क्या है, मुख्य शाखा है। अब ये बात आता है कि भौतिकी शब्द आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भौतिकी भाषा का जो शब्द है वह ग्रीक भाषा, यानी जो ग्रीक हमारा लैटिन शब्द है उससे लिया गया है, जिसमें कि उसे फ्यूसिस कहा गया है। यानी हमने कहा कि जो भौतिकी है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स, फिजिक्स बोलते हैं इसे। तो ये जो फिजिक्स है ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसकी उत्पत्ति अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि जो ये हमारा ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द जो क्या है, फ्यूसिस, फ्यूसिस, इसका भी इंग्लिश लिखते हैं फ्यूसिस, इसी से लिया गया। इसका अर्थ होता है, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, जैसे ये हमारा ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा या इसी को बोलते हैं लैटिन भाषा, इसमें एक शब्द लिया गया है फ्यूसिस। फ्यूसिस जिसका तात्पर्य, यानी जिसका अर्थ क्या होता है, विज्ञान होता है। क्या होता है फ्यूसिस से, वह जिसका तात्पर्य है प्राकृतिक विज्ञान, या कह सकते हैं इसका अर्थ है, अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें फ्यूसिस का, तो है प्रकृति। क्या है, प्रकृति, या इसी को बोलते हैं प्राकृतिक। यानी हमने पहले ही कहा कि भौतिकी क्या है, प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। पहले ही हमने प्राकृतिक शब्द का चयन किया। इसका मतलब यही है कि ये जो फ्यूसिस शब्द है ये भी ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, फ्यूसिस का अर्थ क्या है, फ्यूसिस का अर्थ क्या है, प्रकृति या प्राकृतिक। अब अगर हम बात करें कि क्या भौतिकी शब्द केवल फ्यूसिस यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो नहीं, यह हमारे भारत के संस्कृत भाषा में भी कहा गया है। इसे संस्कृत भाषा में भी फिजिक्स शब्द का वर्णन है। यानी जो हमारा फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, इसको संस्कृत भाषा में भी कहा गया है, जिसका अर्थ है भौतिक विज्ञान। अब इसमें साफ साफ इन्होंने कहा कि जो हमारा ये संस्कृत भाषा का शब्द है वो क्या है, भौतिक। क्या है, भौतिक। कौन सा शब्द लिया गया है, भौतिक, या इसी को बोलते हैं भौतिकी। तो इससे बोला गया है भौतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान ही बोला गया है। क्या बोला गया है, भौतिक विज्ञान बोला गया है। यानी हम कहने अगर बात करें कि जो हमारा
फिजिक्स वर्ड है, वो हमारा भौतिकी है, वह संस्कृत भाषा के शब्द में भी भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान है। और वहीं दूसरी ओर बात करें जो ग्रीक भाषा, उसमें फ्यूसिस शब्द बोला गया। फ्यूसिस का अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक। और इस भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसी प्रकार से इनका अर्थ क्या है, विज्ञान यानी भौतिकी ही है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा परिभाषा क्या होगा। हम अगर परिभाषा बनाना चाहें भौतिकी क्या है तो इसे थोड़ा लिख लेते हैं। इसे लिख लेते हैं कि जैसे अगर हम कहें कि जो हमारा भौतिकी है वह लिख सकते हैं भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान या कह सकते हैं ब्रैकेट में प्रकृति के मूलभूत अवधारणाओं तथा नियमों का अध्ययन, मूलभूत अवधारणाओं तथा नियमों का अध्ययन विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं द्वारा की जाती है। विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं द्वारा की जाती है। ये जो हमारा भौतिकी है वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान यानी प्रकृति के मूलभूत अवधारणाओं तथा नियमों का अध्ययन विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं द्वारा की जाती है। यानी प्रकृति, इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक, जो हमारा प्रकृति या प्राकृतिक विज्ञान है उन्हीं के नियमों के द्वारा, उन्हीं के आधार पर उनकी गणना करना, उनकी घटनाओं का गणना करना ही हमारा क्या है, भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान क्या है, हमने पहले भी बता रखा है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, मापन का विज्ञान। क्या कहते हैं, मापन का विज्ञान। अभी हम अगले चैप्टर को जब चालू करेंगे, अगला अध्याय, तो हम उसमें जरूर बताएंगे आपको कि भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी इसमें सभी प्रकार की जो गणनाएं की जाती हैं, माप की लिए जाते हैं, मेजरमेंट जो की जाती हैं, यानी ये सब चीज़ें जो घटनाएं हैं ये भौतिक विज्ञान यानी प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। तो ठीक है, ये हमारा परिभाषा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि भौतिकी का कार्यक्षेत्र कितना प्रगति पर है, कितना आगे है, यानी किन किन चीज़ों को इसके अंतर्गत इनके क्षेत्रों को ला सकते हैं, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं कि हमारा भौतिक विज्ञान का असर कह सकते हैं, असर या इनका स्कोप कहाँ तक है, किस क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे अब हेडिंग कि भौतिकी का कार्यक्षेत्र, भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा कह सकते हैं इनका उत्तेजना, भौतिकी का कार्य क्षेत्र था उत्तेजना, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ भौतिकी का कार्यक्षेत्र था उत्तेजना। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारा भौतिकी कार्य क्षेत्र है वह बहुत ही ज़्यादा क्या है, विस्तृत है, बहुत ही अत्यधिक क्या है, विस्तृत है। और इनका अध्ययन जो है
इनका अध्ययन 2 भागों में विभाजित करके ज्ञात किया गया है। एक पहला है स्थूल प्रभाव क्षेत्र और दूसरा है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। पहला है स्थूल प्रभाव क्षेत्र, दूसरा है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। यानी इनके अंतर्गत जितनी भी प्रकार की गणनाएं की गई हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया गया, इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में। तो पहला हम बात कर लेते हैं स्थूल प्रभाव क्षेत्र। अब ये स्थूल प्रभाव क्षेत्र क्या होता है? स्थूल प्रभाव क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जो भी घटनाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोगशाला में हों, चाहे पार्थिव हों, चाहे खगोलीय हों, इस स्तर पर चाहे प्रयोगशाला, चाहे पार्थिव हों, चाहे खगोलीय स्तर पर अध्ययन की जाती हैं या इन घटनाओं को उनमें सम्मिलित किया गया है, जिनकी व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। इसके अंतर्गत यांत्रिकी हो गया, वैद्युत गतिकी हो गया, प्रकाशिकी हो गया तथा उष्मागतिकी हो गया। इन आदि घटनाओं को इसमें रखा गया है। यानी लिखेंगे इसके अंतर्गत जो हमारा कौन कौन आ जाएगा? यांत्रिकी आ जाएगा, यांत्रिकी के बाद वैद्युत गतिकी आ जाएगा, फिर वैद्युत गतिकी के बाद उष्मागतिकी आ जाएगा, तथा प्रकाशिकी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रकाशिकी। यांत्रिकी हो जाएगा आपका, यांत्रिकी के बाद आपका वैद्युत गतिकी हो जाएगा, प्रकाशिकी, उष्मागतिकी। इन आदि सब विषयों का पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी स्थूल प्रभाव क्षेत्र है जो यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, उष्मागतिकी तथा प्रकाशिकी आदि विषयों पर अध्ययन किया जाता है। अब इसके अंतर्गत जो मैंने ये नाम लिखा है, इन्हें भी डिटेल में कोई क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे, किसी को क्लास 12th में पढ़ेंगे। जैसे इनके सभी भाग हम अगर बात कर लें, जैसे पहले भाग की हम बात करते हैं यांत्रिकी। क्या बात करते हैं? यांत्रिकी। ठीक है, इसे यांत्रिकी को बोलते हैं मैकेनिज्म। अब ये यांत्रिकी होता क्या है? जैसे अगर हम बात करें, जो हम क्लास 9th में, क्लास 10th में जरूर पढ़े होंगे, क्लास 9th में ज़्यादा पढ़े होंगे कि जैसे कोई भी वस्तु, कोई स्थिर अवस्था है, कोई गति अवस्था है, कोई वस्तु गति में है, कोई वस्तु स्थिर में है, चल रहा है, कोई पंखे की गति है, वाहनों की गति है, ये सब किस में आते हैं? यांत्रिकी में आते हैं। किस में आते हैं? यांत्रिकी में। यानी कह सकते हैं कि यांत्रिकी में सबसे महत्वपूर्ण आप क्लास 9th में जरूर पढ़े होंगे, जैसे न्यूटन के गति विषयक नियम। जो न्यूटन के गति विषयक नियम है वह किस में आते हैं? यांत्रिकी के सिद्धांत में आते हैं। चाहे हम बात कर लें, अब खगोलीय पृथ्वी के बाहर बात कर लें, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात कर लें, वो भी किस में आते हैं? यांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे हमारे यांत्रिकी में? जैसे अगर हम बात कर लें न्यूटन के गति विषयक नियम, और एक है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नियम इत्यादि। इसी प्रकार की जो घटनाएं, जो हमने परिभाषाएं पढ़ रखा है, जो हमने नियम पढ़ रखा है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? यांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं। किसके हैं? यांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं। यानी और भी इसमें कई अन्य हैं, जैसे न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम हैं, गति के समीकरण हैं हमारे, और गुरुत्वाकर्षण हमने लिख दिया, दृढ़ पिंडों की गति हो गई, और उसके बाद आपका न्यूटन का गति विषयक तीनों नियम हो गया, और कोई तरंगे हैं, चाहे जल तरंगे हों, चाहे ध्वनि तरंगे हों, वो तरंगे हो गई। अब दूसरा नंबर हम बात कर लेते हैं, जैसे दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं, हमारा आता है वैद्युत गतिकी। क्या आता है? वैद्युत गतिकी। क्लास 10th में कुछ हमने पढ़ा होगा वैद्युत
के बारे में, विद्युत का मतलब होता है करंट, करंट के बारे में हमने पिछले कक्षा क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा। वैद्युत गतिकी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। कूलाम का नियम आता है, ओर्स्टेड का प्रयोग आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग आता है, तरंग संचरण की व्याख्या आती है, चुंबकीय क्षेत्र में गति आती है। इन सब चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं वह वैद्युत गतिकी के अंतर्गत करते हैं। और ये क्लास 12th में हमें पढ़ना है, इसे हमें पढ़ना है क्लास 12th में, क्लास 11th में इसे नहीं पढ़ना है। हमारा क्लास 11th में यांत्रिकी जरूर पढ़ेंगे हम, और उसके बाद इधर से उष्मागतिकी पढ़ेंगे, एक यांत्रिकी और एक उष्मागतिकी। और क्लास 12th में हमारा क्या होगा? वैद्युत गतिकी और प्रकाशिकी, ये दोनों हम 12th में पढ़ेंगे, और बाकी ये दोनों हम 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? उष्मागतिकी। उष्मागतिकी को क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें उष्मा से संबंधित, ताप से संबंधित सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा कोई फ्रिज प्रशीतक हो गया, उसके बाद कोई यंत्र और हो गया, जैसे हमारा एसी हो गया, एसी हो गए, फ्रिज हो गए हमारे, ये सब उष्मागतिकी के सिद्धांत में ही कार्य करने वाले हमारे यंत्र हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो घटनाएं हैं, उष्मक कोई हो गया, कोई जैसे हम कहते हैं आजकल इलेक्ट्रिक चूल्हा हमारा आता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? उष्मागतिकी के अंतर्गत वो कार्य करता है। और चौथे नंबर की हम बात कर लेते हैं, हमारा आता है प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी के अंतर्गत हमारा जो प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स बोलते हैं इसे, जो प्रकाश के अंतर्गत घटनाएं आती हैं, चाहे वो मानव नेत्र हो, चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे प्रकाशिकी के अंतर प्रिज्म हो, इन सब चीज़ों की जो घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वो प्रकाशिकी के अंतर्गत। तो हमने अभी आपको बताया कि ये चीज़ें और ये चीज़ें हमें 12th में पढ़नी है, बाकी ये और ये हमें दोनों 11th में पढ़ना है। तो इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते चलेंगे, और यांत्रिकी और उष्मागतिकी हमें इसी क्लास में पढ़ना है, और हमारा वैद्युत गतिकी और प्रकाशिकी अभी हमें अगले ईयर में, अगले क्लास में, क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा दूसरे नंबर की। ये तो रहा हमारा स्थूल प्रभाव क्षेत्र में। अब हम दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र देख लेते हैं। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र क्या होता है? यानी इसमें जो कोई छोटी वस्तुएं होंगी, यानी जो कणों के समान हो, अणुओं के समान हो, परमाणुओं के समान हो, उन वस्तुओं के बारे में, उन कह सकते हैं सूक्ष्म चीज़ों के बारे में इसका अध्ययन करना। जैसे कहीं कोई नाभिक के बारे में हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो हम जानते हैं कि सबसे हमारे इस पूरी ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्म कण हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इन्हीं तीनों से मिल करके हमारे एक परमाणु, और परमाणु से फिर अणु, अणु से पदार्थ, इसी तरह से मिल करके हमारा कंटिन्यूअसली पूरा तथ्य बना हुआ है, हमारा पूरा संसार निर्मित है। तो हम कहते हैं सबसे सूक्ष्म पदार्थों का जो अध्ययन होता है वो किसमें होता है? सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में होता है। किसके अंतर्गत होता है? सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत। जो हमारे परमाणविक हों, चाहे आणविक हों, चाहे कह सकते हैं नाभिकीय परिघटनाएं हों, वह इनके अंतर्गत ही अध्ययन की जाती हैं। इनमें पहला नंबर हम कहते हैं नाभिकीय भौतिकी है। कौन है? जैसे नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। दूसरा नंबर, जैसे हम पहला नंबर नाभिकीय भौतिकी, दूसरा नंबर कण भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कण भौतिकी कहते हैं। तीसरे नंबर की अगर हम बात कर लें तो इसी प्रकार से कह सकते हैं क्वांटम भौतिकी। क्या कहते हैं? क्वांटम भौतिकी कहते हैं। अगर हम चौथे नंबर की बात कर लें, चौथे नंबर में कहते हैं गणित से संबंधित भौतिकी है। ये किससे है? गणित से
संबंधित है ये। और लास्ट 5वां नंबर अगर हम बात कर लें तो 5वें नंबर में बात कर लें तो कहते हैं खगोल विज्ञान से। जैसे अभी मैंने बताया था खगोल विज्ञान से संबंधित। अब नाभिकीय भौतिकी, कण भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, गणित से संबंधित, खगोल विज्ञान से संबंधित, यानी नाभिकीय भौतिकी से कैसे संबंधित है, किस प्रकार है, यानी कह सकते हैं कि नाभिकीय भौतिकी में नाभिक की संरचना, नाभिक की ऊर्जा, नाभिक का जो नाभिकीय बल है, इन सब की प्रवृत्तियों की घटनाओं का अध्ययन जो है, यानी जैसे उन सूक्ष्म कणों में हम कहते हैं कि यह कितना रेडियो एक्टिव तत्व है, कितना रेडियो एक्टिव कण है इनका, इनकी रेडियो एक्टिविता का गुण जो है, इनका जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, इन आदि घटनाओं का जो अध्ययन है वह नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे लिख सकते हैं हम कि जितने भी सूक्ष्म कण हैं या नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत जो अणु हैं, परमाणु हैं या जो भी सूक्ष्म कण हैं, तो उनकी नाभिक की संरचना क्या कह सकते हैं हम, नाभिक संरचना, नाभिकीय बल क्या कह सकते हैं, नाभिकीय बल, फिर कह सकते हैं नाभिकीय संलयन, फिर कह सकते हैं नाभिकीय विखंडन इत्यादि। इन सब चीज़ों का घटना जो ये सब घटनाएं हैं, इनका अध्ययन जो है नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार से कण भौतिकी हैं, जो इन कण भौतिकी में यानी कि उन कणों का अध्ययन किया जाता है जिसमें या जिससे पदार्थ बने होते हैं, जिससे पदार्थ निर्मित होते हैं, वह कण क्या कहलाता है, कण भौतिकी कहलाता है। जिससे पदार्थ निर्मित होते हैं वह कण क्या है, कण भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। क्वांटम भौतिकी, अब क्वांटम भौतिकी में जैसे अगर हम बात कर लें कि जो क्वांटम भौतिकी में प्रकाश के जो कण होते हैं, जो कि अदृश्य कण हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। क्वांटम भौतिकी मतलब प्रकाश युक्त, क्या कहेंगे, प्रकाश युक्त कण क्वांटम भौतिकी कहलाते हैं। प्रकाश युक्त जो कण होंगे, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे वायु में कण होते हैं, परंतु वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, केवल महसूस होते हैं। हवाएं जब चलती हैं तो हमें महसूस होता है। जो वायु में कण हैं वह क्या है, प्रकाश युक्त हैं, क्योंकि अब माध्यम रहेगा तभी प्रकाश दिखाई देता है, माध्यम के बिना प्रकाश नहीं दिखाई देगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो माध्यम में कण होते हैं वह प्रकाश को अवशोषित करके खुद प्रकाश विकिरित करते हैं चारों ओर, जिससे हमें वो प्रकाश के कण, प्रकाशित कण दिखाई देता है, यानी प्रकाश दिखाई देता है। तो उसे कहेंगे प्रकाश युक्त कण, जिसे हम कहते हैं क्वांटम। जब कोई भी सूक्ष्म कण या वायु का कण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो वह क्या कहलाता है, क्वांटम। क्या कहलाता है, क्वांटम, या फोटान भी इसे कहते हैं। ठीक है। और फिर गणित से संबंधित किस प्रकार है, इसमें हम सभी आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। गणित से संबंधित यानी जैसे भौतिक में भी कई ऐसे फार्मूला और कई ऐसे निगमन होते हैं जो कि बिना गणित से हल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आंकिक प्रश्नों को हल करने में और खगोल विज्ञान यानी जो पृथ्वी से बाहर ग्रह, उपग्रह तथा अन्य उपग्रह या नक्षत्र तारे हैं उनका अध्ययन, खगोल विज्ञान यानी नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह का अध्ययन। यानी नाभिकीय भौतिकी क्या है, नाभिक संरचना, नाभिकीय बल, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। कण भौतिकी क्या है, जिससे पदार्थ निर्मित होते हैं उन्हें कहते हैं कण भौतिकी। क्वांटम भौतिकी क्या है, प्रकाश युक्त कण को क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत कहते हैं। और गणित से संबंधित किस प्रकार, जिस प्रकार से हम भौतिक विज्ञान में कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं तो उसमें जो अंक उपयोग किए जाते हैं वह हमारे गणित से ही आते हैं, वह हमारे गणित से ही निर्मित होते हैं। और खगोल विज्ञान जो हमारे पृथ्वी के बाद जो दूसरे ग्रह या उपग्रह, नक्षत्र हैं, तारे हैं, उनका यदि हम अध्ययन करते हैं तो वह किसके अंतर्गत आते हैं, खगोल विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जो कि एक बेसिक
आपको बेसिक नॉलेज रखने के लिए ये सहायक है। अब इसको ध्यान से नोट कर लें, आप चाहें तो इसे याद कर लें। फिर हम तब आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगला टॉपिक लेकर के इसी चैप्टर का। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं जो कि परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यह हमारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय माता सरस्वती।